हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी, आपका पोशाक राइटिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने पार्ट सी को भी पढ़ लिया था। अब हमें 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश से गठन की प्रक्रिया को पढ़ना है कि जो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है उसकी क्या प्रक्रिया है। आप हेडिंग चाहो तो डाल सकते हो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन, मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, वो प्रक्रिया क्या है। तो चाहो तो इसको आप दो फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको दो भागों में पढ़ सकते हो। पहले पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन थोड़ी अकेले हुआ है। पहले पूरे भारत में जो एक भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग उठी थी, उसी में आपके मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था। तो हमें थोड़ा उसकी ऐतिहासिकता पर जानना पड़ेगा। जैसे हमने मध्य प्रदेश के गठन के पहले आपको भारत की स्थिति बताई थी, आजादी के समय के भारत किस टाइप से डिवाइड था। तो थोड़ा सा यहाँ पर पृष्ठभूमि में देखेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे हम? मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया, या चाहो तो आप केवल हेडिंग डाल सकते हो, केवल प्रक्रिया, ठीक है, कि क्या उसकी प्रक्रिया थी, ठीक। थोड़ा सा तो पहले आप हेडिंग डालेंगे पृष्ठभूमि। हेडिंग क्या डालेंगे आप? पृष्ठभूमि यानी भूमिका, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में देखिए आप, जब भारत आजाद हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ, तो जो पहले प्रांतीय चुनाव हुए थे, तब जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि हम जब देश आजाद हो जाएगा तो भारत को एक भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे। अब जब देश आजाद हुआ तो वो बात टल गई, परंतु धीरे धीरे मांग बढ़ती गई। वजह क्या था? जैसे कोई तेलुगु बोल रहा है और एक कन्नड़ी है, मलयालम है, गुजराती है, पंजाबी है। अब पंजाबी कैसे कन्नड़ भाषा में लेटर लिखे, या कन्नड़ वाला व्यक्ति मलयालम में कैसे समझे? तो ये भाषा की बड़ी समस्या थी, क्योंकि प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से देश बटा हुआ था और किसी भाषा के क्षेत्र किसी पे जुड़े हुए थे। जैसे मध्य प्रदेश में ही दक्षिण साइड के बहुत सारे महाराष्ट्र के क्षेत्र जुड़े हुए थे, तो वो मराठी भाषा वाले क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश आपका हिंदी भाषी और बुंदेलखंडी और बघेलखंडी भाषी वाले क्षेत्र है। तो यहाँ दिक्कत हो रही थी। आप भी समझे कि आप हिंदी भाषी देश है और आपका कन्नड़ में आपको कोई काम पड़ जाए तो आपको एप्लीकेशन लिखना हो तो कैसे लिखना संभव। तो एक ये उस समय मांग चल रही थी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की, ठीक। तो आप एक बार भारत का डायग्राम देखें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी भाषाई आधार पर चल रहा था। ये हुआ भारत। तो ये देखिए आप, ये जो क्षेत्र है यहाँ वाला, ये आपका तेलुगु भाषी क्षेत्र है। यहाँ आपका तेलुगु, ठीक है ना। और ये कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सी भाषा वाला क्षेत्र है जिस साइड? ये आपका कन्नड़ वाला है, यानी कन्नड़ भाषी लोग यहाँ रहते हैं। और केरल में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ मलयालम, ठीक। और यहाँ मद्रास में आप देखेंगे, यहाँ जो क्षेत्र है ये किस भाषा का है? ये तमिल का है, तमिल भाषा है। और यहाँ जो आपका जो क्षेत्र ये कौन सा है? गुजराती है। ये आपका मराठी हो गया, ये मराठी है। और उत्तर भारत के जो देश है वो आपकी हिंदी भाषी देश है। तो इसी की मांग क्या हो रही थी? तेज हो रही थी कि अब भारत आजाद हो गया है और अब भारत को भाषाई आधारों पर क्या कर दिया जाए? राज्यों का बंटवारा कर दिया जाए। तो सबसे पहले भारतीय या पृथक भाषाई राज्यों के लिए एस के धाराएं का गठन किया गया। तो आपने समझ लिया इसमें। अब आप देखें, सबसे पहले या भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए, क्योंकि पहले आप भारत को जानेंगे,
भारत को भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले क्या होगा, एस के धर आयोग, श्याम कृष्ण धर, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलता है, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग का गठन हुआ। गठन होता है कब, 1948, यानी जून 1948 को, जून 1948 को एस के धर आयोग का गठन होता है। ठीक है, एस के धर आयोग का गठन होता है। गठन क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत को भाषाई आधारों पर क्या करना है, उसका राज्य बनाना है। ठीक, अब कई बार इनका फुल नेम आ जाता है, तो आप लिख लें श्याम के से कृष्ण और श्याम कृष्ण धर आयोग। ठीक, और इसमें आपके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही इनको कहा था कि आप एक आयोग बनाया जाए, इसको एस धर आयोग बनाया जाए। और एस के धर आयोग आपके पूर्व न्यायाधीश भी थे, चाहो तो इनके बारे में एक लाइन और ब्रैकेट में लिख लें, पूर्व न्यायाधीश। ठीक, अब एस के धर आयोग आया, इन्होंने जांच की और इनकी रिपोर्ट आई कि भारत को भाषाई आधारों पर बांटना नहीं जा सकता है। वजह क्या थी, क्योंकि अभी अभी तो भारत ने 565 देशी रियासतों को क्या किया है, मिलाया है। अब फिर एक नया पकड़ा कि भारत, अब एक डर था, शीर्ष नेताओं को डर था कहीं भारत फिर से भाषाओं के आधार पर संघर्ष प्रारंभ ना हो जाए कि ये तेलुगु है, वो गुजराती है, ये मराठी है। इस चक्कर में उन्होंने इसको एक टाइप से टाला गया है। तो एस के धर आयोग की जो रिपोर्ट आती है, तो अगली हेडिंग क्या लिखोगे आप, रिपोर्ट। एस के धर आयोग ने रिपोर्ट दे दी अपनी दिसंबर 1948। दिसंबर 1948 को एस के धर आयोग ने क्या कर दी, रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में क्या किया कि भारत को भाषाई आधार पर बांटा नहीं जा सकता है और आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार नहीं किया। तो आप लिखेंगे, इनकी रिपोर्ट आती है दिसंबर 1948 को, रिपोर्ट आई दिसंबर 1948 को। और रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट में क्या कहा गया, भारत को भाषाई आधार पर नहीं बांटा जाएगा, या नहीं बांटा जा सकता। ये रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट आई तो आंदोलन क्या हो गया, तीव्र हो गया। खासकर ये आंदोलन दक्षिण भारत में ज्यादा तीव्र था, क्योंकि आप देख रहे हैं तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, यहाँ दक्षिण भारत में, और ऊपर से आपकी हिंदी भाषी राज्य भी प्रारंभ हुए, तो यहाँ ही ज्यादा ही वो आंदोलन तीव्र होता जा रहा था। ठीक, तो अब जब आंदोलन, यहाँ तक लिख लिया, यहाँ के बाद आप लिखेंगे आंदोलन तीव्र होता गया। जब ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट से लोग निराश हुए, तो आंदोलन कैसा होगा, ऐसा हेडिंग डालेंगे, आंदोलन, ऐसा लिखो आप। इस रिपोर्ट के बाद आंदोलन, इस रिपोर्ट के बाद आंदोलन तीव्र हुआ। तो आंदोलन की तीव्रता देखते हुए जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, एक नई समिति बनाई। आंदोलन तीव्र हुआ, तो इस तीव्रता को देखते हुए एक नई समिति बनाएगी, जीवीपी समिति का गठन किया गया। समिति का गठन हुआ, और कब हुआ, दिसंबर 1948 को इसका क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। अच्छा, कई बार आ जाता है कि जे वी क्यों, कौन कौन है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पटभी सीतारमैया, जो आपके पहले राज्यपाल थे। तो इनको आप चाहो तो इनके नाम लिख लेना, जवाहरलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया। ठीक, जी एक समिति बनाई गई। इस समिति की भी रिपोर्ट आ गई। इसकी रिपोर्ट आती है आपकी, आप इसके नीचे लिखेंगे, इनके आप नाम लिख लेना, इसके बाद लिखना रिपोर्ट। इस समिति की आती है रिपोर्ट।
रिपोर्ट आती है इनकी अप्रैल 1949 में, और रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट सेम निकलता है कि भारत को भाषाई आधारों पर नहीं गठन किया जा सकता, यानी भारत को भाषाई आधारों पर, भारत को भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर गठन नहीं किया जा सकता। यानी दो समितियां बनी और दोनों की रिपोर्ट सेम आई, तो इससे क्या लगा आपको? माहौल शांत हुआ? नहीं, माहौल और तीव्र हुआ, और इतना तीव्र हुआ दक्षिण भारत में कि एक आपके पुट्टी श्री रामुल जी ने उनके नेतृत्व में एक उन्होंने अनशन प्रारंभ किया, और 56 दिन बाद वो कोमा में चले गए और 58वें दिन में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद आंध्रा में काफी उग्र आंदोलन हो गया, गाड़ियां जलाने लगे, टायर जलाने लगे। इस स्थिति को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को, जो पहला राज्य होता है भारतीय भाषाई आधार पर, उसका गठन कर दिया। तो अब आगे अपन को यही लिखना है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा? मना हो गया। ठीक, अगला लिखें, जिससे मतलब इस रिपोर्ट के बाद, जिससे दक्षिण भारत में आंदोलन उग्र होने लगा। और एक नेता थे जिनका नाम है आपको पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में अनशन प्रारंभ हुआ। अनशन प्रारंभ हुआ। और अनशन प्रारंभ कब हुआ? डेट पूछते नहीं, फिर भी आपको लिखना हो तो लिख सकते हो 19 अक्टूबर 1905। ये डेट आपको ऐसे ही रेफरेंस के लिए रखना हो तो रख सकते हो। और अनशन प्रारंभ हुआ 56 दिनों में, या 56 दिन बाद यह कोमा में चले गए। और नीचे तीर बना के लिखेंगे आप, 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। और आंदोलन उग्र हो गया। इतना उग्र हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूरी में आकर 1 अक्टूबर 1953 को क्या करना पड़ा? आंध्र प्रदेश को पहला राज्य भाषाई आधार पर घोषित करना पड़ा। ठीक है, ये नाम पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में वो कौन से लीडर थे जो 58 दिनों बाद मरे सन। ठीक, अब अगला क्या लिखोगे आप पॉइंट में? इस घटना के बाद उग्र आंदोलन या आंदोलन का स्वरूप उग्र और हिंसक हो गया। ठीक, अब सरकार क्या आती है? सरकार अब दबाव में आती है, और सरकार दबाव में आती है और आंध्र प्रदेश का गठन होता है। तो अगली हेडिंग क्या डालोगे? इस घटना के बाद से क्या होता है? उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का गठन होता है। तो आप अगली हेड क्या लिखोगे? आंध्र प्रदेश का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन, इसकी डेट है 1 अक्टूबर 1953। तो क्या होता है?
भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य। सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अब आंध्र प्रदेश तो बन गया, अब बाकी राज्यों ने भी क्या कर दी, मांग तेज कर दी। तब जवाहरलाल उसमें के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि एकाएक तो नहीं हो सकता, इसके लिए हम आपको एक आयोग बनाकर देंगे, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग बोले हम बनाते हैं, और इससे पता कराते हैं कि किस प्रकार से भारत को बांटा जा सकता है, यानी भाषा के आधार पर, क्योंकि ये तो इमरजेंसी था। तो और राज्य भी अब मांग उठाने लगे, जैसे गुजरात है, मराठी है, तेलुगु है, यहाँ भी क्या हुई, मांग अब जोर पकड़ने लगी। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला घटनाक्रम होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष फजल अली बनते हैं और उसके 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या डालोगे आप, राज्य पुनर्गठन आयोग। अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, राज्य पुनर्गठन आयोग। अगली हेडिंग डाल लेना, इसको भी मिटा देना, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। क्यों, क्योंकि अब बाकी राज्य में क्या उठा रहे हैं, मां। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, तो आप हेड डालें और इसके बाद देखें इसकी स्थापना कब होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या लिखोगे आप, स्थापना, इसकी स्थापना कब होती है, अध्यक्ष कौन बनता है, सदस्य कौन होता है, ये सब, और सदस्य, ये आप हेडिंग डाल दें। तो स्थापना जो उसकी होती है वो होती है आपकी 22 दिसंबर 1953, 22 दिसंबर 1953, वो तो हो गई स्थापना। अध्यक्ष किसको बनना है, फजल अली, फजल अली अध्यक्ष बने। ये भी आपके क्या है, पूर्व न्यायाधीश है, चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में, क्या कौन थे ये, पूर्व न्यायाधीश। ठीक है, इलाहाबाद कोर्ट के थे, तो पूर्व न्यायाधीश हो गए। सदस्य थे 2। ठीक है, तो 2 सदस्यों के नाम लिखेंगे, के एम पणेकर, और ये कौन थे, ये पत्रकार, के एम पणेकर जो से वो पत्रकार थे। एक तो सदस्य हो गए पर, ठीक है, कई बार इनके नाम भी पूछ जाते हैं कि के का फुल फॉर्म क्या है, तो कावालम, ठीक है, कावालम, और एम मतलब है माधव, कावालम माधव पणेकर, ये है इनका पूरा नाम, माधव पणेकर। ठीक है, पत्रकार है। दूसरे एक सदस्य और है, उनका नाम है आपका हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो ये हो गए आपके, ये संविधान सभा के आपके सदस्य भी रहे। ठीक, तो ये आपको 2 सदस्य हो गए। अब इनकी क्या आएगी, रिपोर्ट आएगी। तो रिपोर्ट में ये कहेंगे कि भारत को हम भाषा और संस्कृति के आधार पर बंटवारा नहीं करेंगे या नहीं राज्य गठन करेंगे, हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, सुरक्षा और आपका जन कल्याण और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही हम राज्यों का बंटवारा या राज्यों का गठन, बंटवारा नहीं, राज्यों का गठन करेंगे, पर भाषा और संस्कृति के आधार पर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे तो भारत क्या हो जाएगा, भारत में विच्छेद होने की स्थिति बन जाएगी भाषा के आधार पर। तो इनकी रिपोर्ट आती है, अब आपको रिपोर्ट लिखना है 30 दिसंबर 1955। रिपोर्ट कब आना है, 30 दिसंबर 1955। तो अगली हेडिंग पहले आप डाल लें रिपोर्ट, ये क्लियर हो गया, स्थापना कब। अब अगला लिखेंगे आप रिपोर्ट कब आती है, रिपोर्ट कब आती है। तो रिपोर्ट आती है 30 दिसंबर 1955। ठीक, और रिपोर्ट में क्या क्या आया प्रावधान, तो वो आप लिखें। उसमें था राज्यों का गठन, राज्यों का गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं होगा, के आधार पर नहीं होगा, ये स्पष्ट किया इन्होंने। दूसरा, फिर कैसे होगा गठन, फिर कैसे गठन होगा, बल्कि
बल्कि बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा कौमा वित्तीय एवं प्रशासनिक और जन कल्याण के आधार पर, और प्रशासनिक और जन कल्याण के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई। और ये रिपोर्ट इन्होंने कहां पेश कर दी? संसद में कर दी। तो संसद में जब ये रिपोर्ट पेश हुई तो उसके बाद अधिनियम बनता है। ठीक है, इतना आप देख लें, इसको फिर हम रख करते हैं। और इस रिपोर्ट को कहां रखा गया? संसद में। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 लाया गया। इसके बाद क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। ठीक है, अब ये कब लाया गया इस पे आपको नहीं पढ़ना है। इसमें 7वां संविधान पूछा गया जब लाया जाता है तो कौन सा संविधान संशोधन होगा? तो आपका 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक, 7वां संविधान संशोधन किया गया। 18 अप्रैल 1956 को ये रखा गया। 11 अक्टूबर 1956 को ये इस पे हस्ताक्षर होगा राष्ट्रपति के और ये बन गया। ठीक है, तो उस प्रोसेस में नहीं पढ़ना है, तो आपको रखना है 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें प्रावधान क्या थे? मतलब जो लाए गए हैं तो उसमें कुछ प्रावधान तो होंगे। तो प्रावधान थे कि अभी तक जो भारत ABCD भागों में बटा हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी पार्ट A, B, C और D इसको क्या किया गया? समाप्त। एक प्रावधान तो ये हो गया। दूसरा, राज प्रमुख का पद भी समाप्त। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया इसमें। ठीक है, इसी में एक और प्रावधान है, हम अभी पढ़ाएंगे आपको राज्यपाल में कि राज्यपाल जो है वो एक राज्य का, अपने राज्य का ना हो, कोई दूसरे राज्य का हो सकता है। ठीक है, तो ये बाकी प्रावधान है। अब आपको ये देखना है कि ये लागू कब से हुआ, वो डेट पूछी जाती है कि 1956 का अधिनियम जो बनाया गया है लागू कब से हुआ। तो हेडिंग डालें लागू। प्रोसेस से मतलब नहीं है कि 18 अप्रैल को रखा गया उससे नहीं, अब तो लागू डेट रखे 1 नवंबर 1956 से लागू। ठीक, ये हो गया लागू। और एक और इसमें आप रख लें, 2 पार्ट हो गए थे, 1 और 2। तीसरा और लिख लें आप यहां। तीसरा क्या लिखना है कि कितने राज्य बनाए गए और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भाई लागू तो हो गया, तो कितने राज्य बने? तो 14 राज्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। 6 संघ शासित प्रदेश बने और ये लागू हो गया। उस संघ शासित प्रदेश में एक मध्य प्रदेश भी आप 14 में से एक राज्य है, तो वो आप यहां लिख लें नोट में या ब्रैकेट में। मध्य प्रदेश भी, MP भी 14 में से एक है। 14 में से एक है, मतलब जो 14 राज्य बनाए गए उसमें मध्य प्रदेश भी है। इसलिए मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 1 नवंबर 1956 को। तो ये तो आपका नियम हो गया, आयोग हो गए, कैसे कैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब कौन कौन से जिले, जब मध्य प्रदेश का गठन होने लगा या ये नियम लागू हुआ तो बहुत सारे क्षेत्र महाराष्ट्र को दे दिए गए। जैसे मध्य प्रदेश के 8 जिले महाराष्ट्र को दिए गए और राजस्थान की कोटा की तहसील सिरोंज वो मध्य प्रदेश में ली गई, यानी विदिशा में ली गई, और मंदसौर की तहसील वो राजस्थान को दी गई।
ठीक है, तो वो हम अभी देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में चले गए हैं और कौन कौन से क्षेत्र मध्य प्रदेश में आए। तो उसको लिए आपको डायग्राम का देखना होगा। ये तो आपने पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही पढ़ लिया या भूमिका के अंतर्गत पढ़ लिया। अब आप लिखें प्रक्रिया कि कौन कौन से क्षेत्र जोड़े गए और कौन कौन से जिले बढ़ाए गए। हेडिंग डालेंगे आप 1 नवंबर 1956 के गठन की प्रक्रिया। ठीक, और इसके अंतर्गत आप डायग्राम बनाएंगे एमपी का। ये मध्य प्रदेश का डायग्राम है और ये आपको पता है पार्ट ए वाली बात है। तो पार्ट तो खत्म हो गए, तो यहाँ की जो कुछ क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र का मतलब 8 जिले जो है वो किसको दी गए, वो महाराष्ट्र को दी गए। तो वो 8 जिले आपको यहाँ इंडिकेट करने होंगे। देखिए आप, जो पार्ट ए के अंतर्गत बहुत सारे जिले थे, पार्ट ए, तो कौन कौन से जिले महाराष्ट्र को दिए गए। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ से अमरावती, यहाँ पड़ता है अमरावती। ठीक है, अमरावती हुआ, यहाँ एक नागपुर है, नागपुर हुआ, यहाँ एक यवतमाला है। ठीक है, और यहाँ आपका एक चांदा है, और चांदा हुआ, अमरावती हुआ, और आपका बुल्ढाना, बुल्ढाना। ठीक है, और ये आपका बरार वाला क्षेत्र है। तो बरार वाला जिला नहीं है, वो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको अंडरलाइन करके दूसरे पेन से कर रहे हैं। बरार वाला क्षेत्र है। ठीक है, एक यहाँ विदर्भ वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये 2 जिले नहीं है। अब और कौन कौन से जिले बचे, वर्धा है, वर्धा हो गया, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, चंदा, यवतमाला, नागपुर, और है आपके अकोला, और एक अकोला है, अकोला है, यहाँ आपका चांदा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद आप देख लें 5 6 7, एक और है आपका यहाँ 8, उसका नाम पड़ता है आपका भंडार। एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं है, पर आपको एक अंदाज लग गया है कौन कहां पड़ रहा है। ठीक, ये आपके जो जिले हैं ये कहां चले गए, ये चले गए पहले बंबई प्रेसिडेंसी थी, तो पहले बंबई में गए, बाद में महाराष्ट्र में। तो ऐसा लिख लो, पहले बंबई में, और नीचे तीर बना के लिखना, बाद में महाराष्ट्र में शामिल, महाराष्ट्र में शामिल। तो ये 8 जिले जो है ये कहां शामिल हो गए, ये महाराष्ट्र में हो गए। यही कुछ परिवर्तन हुआ था, तो इसको आप प्रक्रिया लिख लो या परिवर्तन के अनुसार। अब आते हैं पार्ट सी में, पार्ट सी में, तो पार्ट सी में विंध्य प्रदेश है और भोपाल है आपका। तो विंध्य, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों कहते हो, कोई भी परिवर्तन नहीं, मतलब पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ विदिशा जिला है, विदिशा की एक सिरोंज तहसील है। ठीक है, वो किसके कंट्रोल में थी या किसका उसका अधिकार था, कोटा, कोटा यानी राजस्थान, ये राजस्थान लगता है, ये हम पता चुके। तो कोटा की एक सिरोंज तहसील कहां सम्मिलित हो गई, पार्ट बी में। तो कोटा की तहसील कहां गई, एमपी में आ गई। और यहाँ मंदसौर, मंदसौर की तहसील पड़ती है यहाँ भानुपुरा, भानुपुरा तहसील पड़ती है, वो दे दी गई राजस्थान की, भानुपुरा, भानुपुरा तहसील है, भानुपुरा तहसील राजस्थान के झालावाड़ जिला में, सुनील झालावाड़ जिला में दे दी गई। यानी एक मंदसौर के जो प्रशासनिक क्षेत्र था, यानी मंदसौर का जो अधिकार एक
राजस्थान की तहसील पर था वो राजस्थान को दे दी क्योंकि उनके क्षेत्र में पड़ रही थी, और एक कोटा जो दिशा में पड़ती है जबकि उसका अधिकार राजस्थान का था वो मिल गया एमपी को। तो ये परिवर्तन कुछ हुए, और इस परिवर्तन होने के बाद अब आपके पास कौन सा बचा है, केवल छत्तीसगढ़ अभी जुड़ा हुआ है। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो कहां चला जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है वो चला जाएगा महाराष्ट्र में, और अभी छत्तीसगढ़ वाला बचा रहेगा। जब 1 नवंबर 2000 की बात आ जाएगी, 1 नवंबर 2000 होगा तो यही नक्शा बदल जाएगा, ये आपका इस टाइप का हो जाएगा। तो अभी 56 की स्थिति है, 56 में क्या रखना है, ये वाला क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में चला गया और ये नक्शा बचा। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम 1 नवंबर 1956 में जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था उसको हम बताएंगे कि उत्तर से पश्चिम दूरी कितनी थी, और पूर्व से पश्चिम कितनी थी, उत्तर से दक्षिण कितनी थी, क्या क्षेत्रफल था और कितने जिले थे, और फिर उसका 2000 में कैसे छत्तीसगढ़ में एमपी का बंटवारा हो गया, फिर क्या स्थिति थी। ठीक, और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा राज्यपाल का। ठीक है, आज के लिए